अनिल अग्रवंशी हरियाणा के हैं, हास्य रस्म करते हैं। तो एक बार प्रोग्राम आया तो उसमें वो उन्होंने ये सुनाई थी, तो वहीं से मैंने इसको लिखा है कि अगर लड़का कवि हो तो भाई साहब शादी में बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। तो ये ना कवियों को समर्पित है जो कि प्रोफेशनल कवि बनना चाहते हैं के लिए कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया। बहुत अच्छा लड़का कवि है, बहुत अच्छा लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलियों को बड़ी शर्मिंदगी से बताया, बिचौलिए जो लाते हैं ना ढूंढ करके, बहुत अच्छे। बिचौलिया बोला घबराओ मत जी, घबराओ मत जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों की शादी करवा देता हूं, निकम्मे फटे पुराने नोट भी पूरे दामों में चला देता हूं। ये बतलाओ लड़का कितना कमा लेता है। पिताजी बोले बस किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। मेरा मतलब यह है कि लड़की को भूखा तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कमबख्त कई दिनों के लिए भूख भगा देता है। बिचौली ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? इन्होंने अपनी कविता की कोई पुस्तक नहीं छपवाई। पिताजी बोले उसी में तो लुट गई भाई घर की सारी कमाई। उसी में लुट गई भाई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे भाई, वो आज हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो यही तमन्ना है कि किसी तरह से इसकी जिंदगी संवर जाए। पिताजी कह रहे हैं अब तो यही तमन्ना है कि किसी तरह से इसकी जिंदगी संवर जाए, भगवान करे इसे कोई हिम्मत वाली लड़की मिल जाए। पर उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई। उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई कि लड़का इंटर मोहल्ला कवि है, इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्ते जैसा पता लग गया होगा, भाई भेज देता लड़की को, भाई देख क्या है इसका लड़का क्या है करता है पता है। कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता, अपनी लड़की किसी कवि को नहीं ब्याह सकता। इतना जुल्म नहीं ढा सकता, अपनी लड़की किसी को नहीं ब्याह सकता। वो एक बात याद आ गई। लड़की ने अपनी माँ से कहा माँ पता चला लड़का कवि है। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा, एक ऐप तो सबीग में होता है। बिचौलिए ने बोला देखो यार ये तो बात बिगड़ रही है, इसको तो जमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके रिश्ते को बचाना पड़ेगा। बिचौलिए ने मेरे समर्थन मतलब कवि के समर्थन में तर्क दिया है कि साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। बिचौले की बात में दम था, वो कौन से दिल्ली वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पर 2 कुर्सियां बिछा दी गई। अब कवि देखो मंच पे खड़ा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वो चीज सोचिए आप। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई, मंच पे खड़ा मैं फूला ना समा रहा था। मंच मिल गया उसको। हर एक बाराती में भाई साहब मैं श्रोता नजर आ रहा था। हर एक बाराती में भाई साहब को श्रोता नजर आ रहा था। मंच पे बस माइक की कमी खल रही थी, माइक की कमी खल रही थी। लोग सोच रहे थे कवि है, ये पता नहीं कितनी लंबी रचना सुना देगा, लड़की को विदा होने से पहले रुला देगा।
अब कवि कह रहा कि मेरे मन की मन में ही रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने को कोसने लगा। घर आते ही पहली रात अपने मन की बात मैंने अपने पत्नी को बता दी। शादी हो गई, पत्नी को बता दी, और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे जल्दी जल्दी अपनी 8-10 नई कविताएं सुना दी। अपनी हास्य व्यंग्य की कविताएं सुना दी। अपनी हास्य व्यंग्य की रचनाओं पर अच्छा मैंने उसे भाई साहब कई बार रोते देखा। हास्य व्यंग्य की कविताओं पर भाई साहब मैंने उसको रोते देखा, और जब मैंने करुणा रस की रचना सुनाई तो वह खुश होते, पता ही नहीं चल रहा था कौन पागल है। दोनों में से कविताओं की गहराई में इतना खो गई, मुझे नहीं पता चला कि वो कब सो गई। उस दिन, आखिरी लाइन है ये, उस दिन यह एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूर्त है। नारी वास्तव में, उसकी बेचारी कविता सुन रहा है, बेचारी बैठी हुई रात भर त्याग कर रही है। उस दिन एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूर्त है, और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है। तब उसको पत्नी तो सुनती एक श्रीमत होती हो। एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है। श्रीमती